जितने भी ये एक्स्ट्रा रिसोर्स ग्रुप्स हैं यहाँ पे, रिसोर्सेज बने हुए हैं, सब डिलीट कर देना इसको, क्योंकि अननेसेसरी बिल आएगा। रिसोर्स रिसोर्स ग्रुप रिसोर्स ग्रुप्स। हम तो ये सारे रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर देना जितने हैं, सबसे बिल आएगा फालतू। हम लोग स्टोरेज की बात कर रहे थे, दोबारा चलते हैं स्टोरेज पे। कल मैंने बताया था कैसे स्टोरेज क्रिएट करते हैं, उसके बाद कैसे चीज़ें अपलोड करते हैं। अगर आपको सिस्टम से भी कुछ अपलोड करना है जैसे रिमोट सर्वर से, वो भी कर सकते हो। और कैसे आप स्टोरेज में स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, ये मैंने कल बताया था। ठीक है। ये हमने बनाया था कंटेनर कल टेस्ट, जिसमें हमने डेटा अपलोड किया था। कभी इसका एक्सेस लेवल चेंज करना हो तो यहाँ से करके प्राइवेट पब्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जाके प्राइवेट कर दोगे तो ये प्राइवेट हो जाएगा। इन्होंने से मतलब होता है पब्लिक, बीच वाला। उसके बाद जब कभी भी आप लोग इस कंटेनर में, जो आपने फोल्डर बनाया जिसको कंटेनर कहते हैं, अगर वहां पे कुछ अपलोड कर रहे हो और अपलोड करते वक्त आपको, लेट सपोज, एक्सेस की मांगता है, वैसे बिना एक्सेस के क्या अपलोड नहीं होता, लेकिन मांगता है एक्सेस की, तो शेयर एक्सेस टोकन पे आके यहाँ से जनरेट करके ये टोकन्स ले लेना। ये टोकन भी यूज कर सकते हो, और यहाँ से ये कीज भी एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी की नहीं दिया है, सॉरी एक्सेस पॉलिसी है ये। हाँ, यहाँ पे कंटेनर मेनली हम लोग अपलोड करते हैं एक्सेस टोकन के थ्रू ही। ये देखो, सैस यूआरएल सैस टोकन। जब भी किसी रिमोट सर्वर से, या रिमोट, जैसे जैसे लेट सपोज डेवलपर है, पाइथ कोई डेवलपर है, डेवलपमेंट करता है। वो बोलता है कि जब भी मैं डेवलपर अपने कोड को पुश करूँ तो मेरा एक कोड का बैकअप S3 बकेट में स्टोर हो जाए, और एक स्पेसिफिक कंटेनर में स्टोर हो जाए। तो उसको अपने उस कोडिंग में, इस कंटेनर को एक्सेस करने के लिए, या फिर ऑथराइज तरीके से चीज़ें अपलोड करने के लिए, इनकी नीड्स पड़ती है टोकन या यूआरएल की। तो कभी भी आप लोग अपलोड करो तो अगर टोकन वगैरह मांगता है तो आप यहाँ से ले सकते हो कंटेनर का टोकन। और अगर कीज वगैरह मांगता है तो स्टोरेज की की कैसे निकालते हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। बाहर जाओगे, एक सेकेंड, यहाँ पे की रहना चाहिए। ये एक्सेस कीज। यहाँ पे आपको की भी मिल जाएगा, कई बार स्टोरेज के लिए कीज लेता है। ये देखो, की वन की टू, की वन की टू, ठीक है, कोई भी की आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं फाइल शेयर के बारे में। आपको यहाँ पे एक सर्विस मिलती है, ऑप्शन मिलता है फाइल शेयर का भी। अब फाइल शेयर क्यों यूज करते हैं? फाइल शेयर इसलिए यूज करते हैं, मैं आपको पेंट में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले फाइल शेयर की जैसे जो चीजें थी पहले के टाइम पे, वो था सांबा। सांबा वगैरह लोग यूज करते थे अपलोड करने के लिए चीजें। तो वो सब का ही रिप्लेसमेंट है ये फाइल शेयर। एसएमबी सर्वर्स जो होते हैं उनका रिप्लेसमेंट है। एसएमबी सर्वर्स क्यों यूज करते हैं? जैसे मान लो ये आपका क्लाउड है, और यहाँ पे इस क्लाउड के अंदर ये आपका एक स्टोरेज अकाउंट बना हुआ है। इसमें आपको डेटा अपलोड करना है। लेकिन डेटा कहाँ पे है? डेटा किसी रिमोट सर्वर पे है या किसी लैपटॉप पे। जैसे मान लो ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। तो फाइल शेयर के थ्रू आप क्या करो, इस स्टोरेज को अपने इस लोकल सिस्टम पे माउंट कर लो, फाइल शेयर के थ्रू। जैसे ही माउंट करोगे तो जो ये आपका ये क्लाउड में कंटेनर बना हुआ है, वही कंटेनर, वही फोल्डर आपके लोकल सिस्टम में भी रेडी होकर आ जाएगा, बन के आ जाएगा। फिर आप क्या करो, अपने लोकल सिस्टम से बैठ के उस डेटा को अपने लोकल सिस्टम के फोल्डर पे अपलोड कर दो। आप अपलोड यहाँ करोगे, बट रेप्लिकेट वो यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे डेटा आएगा, रेप्लिकेशन यहाँ पे होगा। तो ये बेनिफिट है। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़। इसलिए हम लोग फाइल शेयर यूज करते हैं मेनली। मेन रीजन फाइल शेयर का यूज करने का यही है। कई बार क्या होता है कि स्टोरेज छोड़ो, हमें, हमारे पास कोई सर्वर है, क्लाउड के अंदर ही कोई सर्वर है। जैसे कल हम देख रहे थे, हम तो कल कॉपी करें डेटा, बट ये फाइल, ये हमारा क्लाउड है, ये स्टोरेज है, यहाँ पे ये सर्वर है। अब इस सर्वर में ही डेटा पड़ा हुआ है।
इस डेटा को यहाँ पे अपलोड करना है, और डेटा बहुत ज़्यादा है, बल्क में है, टेराबाइट्स में है, तो वो अपलोड करने में बहुत टाइम लगेगा। तो बेटर क्या है, इस स्टोरेज को इस सर्वर के अंदर माउंट कर लो, कमांड मिल जाती है इंटरनेट पे, माउंट कर लो, और अपना डेटा उस लोकल सर्वर के फोल्डर पे अपलोड कर दो। आप अपलोड यहाँ पे करोगे बट वो रेप्लिकेट आपके स्टोरेज में भी हो जाएगा, तो ये बेनिफिट है। अभी एक बार करके देखते हैं फाइल शेयर को। तो मैं फाइल शेयर प्लस पे क्लिक करता हूँ, नाम देता हूँ टेस्टिंग। ईशो इज काइंड ऑफ ईएफएस ना, जो एडब्ल्यूएस में ईएफएस का है वही चीज है ना ये। हाँ फाइल हाँ से। हाँ, वही वही, इलास्टिक फाइल सिस्टम है, यहाँ पे फाइल शेयर बोलते हैं। तो टेस्टिंग फाइल शेयर, अरे यार ओनली लोअर केस, अच्छा। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज, हॉट टीयर और कूल टीयर, और एक प्रीमियम होता है। ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, कम ट्रांजेक्शन है, ठीक है, और जो मतलब किसी और कोई डेटा है जिसको लो लेटेंसी नहीं चाहिए, मतलब जल्दी से अपलोड हो जाए, ठीक है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस ऑप्शन को। उससे क्या होता है कि आप अपलोड तो करोगे डेटा, लेकिन जो पैसा वगैरह ट्रांजेक्शन का वो थोड़ा कम लगता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन दिया जाता है ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज का। लिखा है यहाँ पे, लोएस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्राइसिंग फॉर ट्रांसलेशन हैवी वर्कलोड दैट डोंट नीड लो लेटेंसी ऑफर्ड बाय प्रीमियम फाइल शेयर, रिकमेंडेड व्हाइल माइग्रेटिंग डेटा टू अजूर फाइल। जब डेटा माइग्रेट कर रहे हो एजोर फाइल शेयर में, एजोर स्टोरेज में डेटा कहीं से डाल रहे हो, डेटा बहुत ज़्यादा है, आपको लेटेंसी भी नहीं चाहिए कि बहुत टाइम में अपलोड हो, लेकिन थोड़ा पैसा वगैरह सही सा लगे, उतना ज़्यादा खर्चा ना हो अपलोड करने में, तो आप फिर ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। सेकेंड है हॉट, बैलेंस स्टोरेज एंड ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर वर्कलोड दैट हैव अ गुड मेजर ऑफ बोथ। हॉट का मतलब होता है कि बहुत सारा डेटा भी है, ठीक है, बहुत सारा वर्कलोड भी है, और आपको फास्टेस्ट वे चाहिए अपलोड करने का। वो प्राइसिंग आपके लिए मैटर नहीं करता, मतलब मैटर करता है बट आप पे करने के लिए रेडी हो, उस केस में आप हॉट टीयर में जाते हो, ठीक है। फिर है कूल। कूल का मतलब होता है कि जैसे आपके पास मान लो कोई ऐसा डेटा है जो आपको डेली यूज नहीं करना, कभी कभी यूज करते हो, कुछ जैसे कोई कोड का बैकअप हो गया, कुछ भी हो गया, और आप उसको साल में एक बार या 6 महीने में एक बार यूज करोगे, उस डेटा को डेली यूज नहीं करोगे, तो उसको कूल स्टोरेज में रखो। उससे क्या होता है, वो कूल रहता है। कूल मतलब आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो उसका ज्यादा प्राइस नहीं बनता, बस वो जब मन तब यूज कर लो, उसके बेस पे प्राइसिंग होती है। तो ये सब प्राइसिंग का तरीका है। मैं तो अभी ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज्ड ले रहा हूँ। उसके बाद मैक्सिमम आईओ आईओ इनपुट आउटपुट पर सेकेंड एंड मैक्सिमम कैपेसिटी बोल रहा है, ठीक है। मतलब परफॉर्मेंस क्या दे रहा है, देखो ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज में अगर आप हॉट में जाओगे तो जहाँ पे सेम ही होगा सब में वैसे, 20,000 है इसमें ना। हम्म। तो मैक्सिमम आएगा, उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ये वाला स्टोरेज टाइप लेते हो या ये एक्सेस टीयर लेते हो, तो ये इस एक्सेस टीयर पे आप मैक्सिमम 20,000 तक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कर सकते हो। मतलब एक बार रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हो किसी एक डेटा पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल को मैं 1 सेकंड में 20,000 बार ओपन और क्लोज कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट पर सेकंड। तो 20,000 टाइम कर सकते हो, मतलब इतना कैपेबल डेटाबेस है। और 100 TB तक डेटा आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, 100 TB तक का। अगर आपको एक्स्ट्रा अपलोड करना है फिर क्या करना पड़ेगा, एजोर के सपोर्ट टीम में जाके टिकट रेस करो कि हमें ज़्यादा चाहिए, तो 100 TB बहुत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैकअप। अब डेटा यहाँ पे अपलोड कर रहे हो फाइल शेयर में, ठीक है, लेकिन उसका एक बैकअप भी रख लो अगर आपको रखना है तो, वरना अनटिक कर दो, नहीं होगा बैकअप, रखना है तो टिक कर दो। वॉल्ट का नेम, यहाँ पे एक सर्विस होती है वॉल्ट की, वो नाम डाल दो, रिसोर्स ग्रुप किस में, कौन से रिसोर्स ग्रुप में बनेगा वो वॉल्ट। और बैकअप पॉलिसी आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो कि भाई किस टाइम पे बैकअप ले, टाइमिंग वगैरह पूछते, देखो डेली 7:30 बजे बैकअप लेगा, टाइम चेंज कर दो एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट करके क्रिएट कर लो, बस। ये देखो आपका फाइल शेयर रेडी हो जाएगा। और जैसे ही फाइल शेयर रेडी हो, कनेक्ट पे क्लिक करना, डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हो, बट मैं बेटर करूंगा कि उसको माउंट कर लो। तो कनेक्ट पे क्लिक करो, ये पूछ रहा है किस में इसको आपको माउंट करना है, विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक पे। मैंने बोला विंडोज पे करना है। ड्राइव का नाम क्या होगा, आर ड्राइव, एस, जैसे आपका सिस्टम में ड्राइव होता है ना, सी ड्राइव डी ड्राइव, वैसे ड्राइव बन जाएगा एक, तो मैं बोला टी ड्राइव बनेगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैंने ये कर दिया, सो स्क्रिप्ट करता हूँ, ये स्क्रिप्ट आ गई, इसे कॉपी करो
और ये बोल रहा है इस स्क्रिप्ट को अपने पावर शेल में रन कर दो। सिंपली आपका पावर शेल ओपन करो। देखो मैंने एंटर तो मार दिया, देखो हो रहा है ना। अटेम्प्टिंग टीसीपी कनेक्ट कनेक्ट कर रहा है वो। फिर आपके सिस्टम पे होस्ट कर देगा। और फिर आप उस फोल्डर में जो आपके पास ड्राइव आया है, फोल्डर जो भी कहना कह लो, उस पर कुछ भी अपलोड करोगे आप तो वो रेप्लिकेट होगा आपके स्टोरेज अकाउंट पे भी। तो ये बेनिफिट है फाइल शेयर का। जब आपके पास हैवी वर्कलोड होता है, हैवी डेटा होता है, टेराबाइट्स में डेटा होता है, उस केस में आपको अपलोड करने के लिए यूज करना पड़ता है। देखो टाइम आउट हो रहा है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये हो सकता है मेरा ऑफिस लैपटॉप है, तो इस पे प्रोटोकॉल्स लगे हैं जिसकी वजह से वो कनेक्शन नहीं दे रहा है पावर शेल पे। बट आपको वो कमांड अभी देखो ट्राई करता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। आपको बस कमांड ला के वहाँ पे पावर शेल में पेस्ट कर रन करना है। अगर लिनक्स सिस्टम है तो लिनक्स सेलेक्ट करके रन कर दो। सो वो स्क्रिप्ट करके मैक ओएस तो मैक पे रन कर दो, कहीं पे भी रन कर दो, वो माउंट कर देगा। फिर कहाँ दिखेगा आपको वो? अपने लैपटॉप पे दिस पीसी में जाओगे ना, तो यहाँ पे एक टी ड्राइव बन के आएगा। जैसा मैंने बताया था, जैसे सी ड्राइव है वैसे टी ड्राइव बन के आएगा अलग सा यहाँ पे। तो आपको कुछ भी, जैसे मान लो ये एक फोल्डर है, इसमें डेटा पड़ा हुआ है, इसको आपको अपलोड करना है क्लाउड पे, स्टोरेज पे। कुछ नहीं, यहाँ से ड्रैग करो, उसमें ऐसे ड्रॉप कर देना आपके टी ड्राइव में। बस आप यहाँ पे ड्रॉप करोगे, वो रेप्लिकेट वहाँ पे भी हो जाएगा, स्टोरेज अकाउंट पे भी। तो ये बेनिफिट है उसका। देखो एरर दे दिया ना, वो नहीं कनेक्ट करने दिया। तो ये बहुत बेसिक सिंपल चीज है, उतनी बड़ी चीज नहीं, आप लोग कर लोगे। बस जैसे बताया वैसे ही करना है। देखो अब ऐसे अगर वहां पे ऐसे अपलोड नहीं करना है तो ऐसे अपलोड कर दो। यहाँ पे ब्राउज करो। लेकिन ये छोटे वाले छोटे डेटा के लिए ठीक है कि एक दो उसका डेटा है, 2 जीबी का, 10 जीबी का, उसके लिए ठीक है, उस पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास ज़्यादा डेटा हो, टी टेराबाइट्स में, तो आप प्रेफर करते हैं कि माउंट करके अपलोड करा जाए। देखो 5 फाइल पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया, आपके फाइल शेयर में डेटा आ गया। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ऑपरेशंस स्नैपशॉट भी ले सकते हो, बैकअप भी ले सकते हो। स्नैप देखो ऐप स्नैपशॉट पे क्लिक करोगे, आपको स्नैपशॉट भी बना दोगे कमेंट डाल के, तो आपका एक स्नैपशॉट भी बन जाएगा डेटाबेस का। तो वो भी एक बेनिफिट है यहाँ पे। अरे यार 1 सेकेंड। तो ये सारे ऑप्शन है। उसके बाद स्टोरेज अकाउंट के अंदर ही एक आपको मिलता है ऑप्शन क्यूज का। क्यूज ये हमारे काम का नहीं है, ये डेटाबेस टीम के काम का होता है। ठीक है। वो यहाँ पे जो भी डेटास के क्यूज होते हैं ना, मतलब जो भी डेटा होता है इसको क्यू फॉर्म में वो स्टोर करते हैं, वो यहाँ पे लाके हम लोग रखते हैं। क्यू पे क्लिक करते हैं, नाम देते हैं, और फिर उसको बना के, जैसे मैंने ये नाम दे दिया, ओके, ये बन गया। देखो इसका यूआरएल मिल गया, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऐड मैसेज करते रहो। अब ये मैसेज क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा, आप व्हाट्सअप वगैरह पे जब हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे जो भी मैसेजेस होते हैं वो क्यू में बन के आते हैं। कि जैसे अभी 9:32 में मुझे जसविंदर का मैसेज आया, तो उसका मैसेज पहले दिखेगा। फिर धरती का आया तो उसका ऊपर दिखेगा। फिर नागेश का आया उसका ऊपर दिखेगा। ऐसे क्यू क्यू बनते जाता है। तो वो क्यू के लिए ये सर्विस यूज की जाती है।
डेटाबेस टीम यहाँ पे क्यों बनाती है, यूआरएल वगैरह से उसको अटैच करते हैं। वो हम लोग यूज़ नहीं करते उतना। फिर टेबल है, टेबल भी डेटाबेस टीम का ही है, जो टेबल्स वगैरह रखते हैं। डायनामोडीबी टेबल, डायनामोडीबी सर्विस है हमारे पास एजोर में, सॉरी एडब्ल्यूएस में, टेबल्स वगैरह के लिए। बट आप लोग एजोर का स्टोरेज अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक एआई बेस्ड ईएमआई कलेक्शन बोट रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, अपने किसी क्लाइंट के लिए। तो हमने उसके लिए क्या किया हुआ है, हमने उसके लिए जो उसके कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का नाम, उसके ईएमआई, उसका ड्यू डेट, वो एक टेबल बना के रखा हुआ है डायनामो डीबी में। तो जब भी वो स्क्रिप्ट या कोड रन होता है तो पहले डायनामो डीबी टेबल जाके रीड करता है कि किस कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, उसका नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी ईएमआई डेट क्या है, उसका ड्यू कितना है, वो सब चीज़ें। तो ऐसे जाके टेबल बनाया जाता है। आप लोग यहाँ पे, आप लोग को टेबल तो नहीं क्रिएट करना, बट डेटाबेस टीम टेबल यहाँ पे क्रिएट करती है, तो ये उनके लिए है। ठीक है, एक सेकंड में चार्ज लगा। तो ये यूज केस है टेबल का। उसके बाद यहाँ पे मैंने बता ही दिया है नेटवर्किंग के लिए कि आप अपने स्टोरेज को प्राइवेट पब्लिक रख सकते हो। ठीक है, देखो, पब्लिक करना है तो पब्लिक कर दो मैनेज करके, प्राइवेट रख सकते हो। कई बार हम लोग अपने स्टोरेज को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अलग दूसरी सर्विस है एजोर की, उस सर्विस से स्टोरेज को कनेक्ट करना है, तो हम लोग कनेक्ट करते हैं थ्रू प्राइवेट एंड पॉइंट। तो प्राइवेट एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर लो, फिर कनेक्ट कर लो। ठीक है, वो हम लोग डेवॉप्स साइड भी देखेंगे कैसे कनेक्शन बनता है प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू। तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट बना के रख लो, वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर लो, डीएनएस सेलेक्ट कर लो, सब कुछ सेलेक्ट करके बना के रख लो एंड पॉइंट, और फिर उससे कनेक्ट कर लो। ठीक है, नेटवर्क राउटिंग का मतलब होता है कि आपका जो स्टोरेज है उसका राउटिंग क्या होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा या नेटवर्क के थ्रू होगा। इंटरनेट मतलब पब्लिक हो जाएगा ये, मतलब पब्लिक स्टोरेज है ये, इंटरनेट पे अवेलेबल स्टोरेज है ये। कोई भी यहाँ पे राउटिंग कर लेगा, कुछ भी डेटा अपलोड कर लेगा। बट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट करते हो तो क्या होगा कि आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है कि अपना खुद का एक नेटवर्क सेलेक्ट कर लो, अपना खुद का वीनेट। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेव कर दोगे तो क्या होगा, आपके वीनेट के बेस पे वर्क करेगा ये। लेकिन ये सारी चीज़ें क्रिएट करते समय दोगे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप एक डोमेन नेम भी दे सकते हो। जैसे मान लो आपने स्टोरेज अकाउंट पे कोई साइट डिप्लॉय, जैसे हमने कल करी थी ना, तो अब आपका जो डोमेन होगा facebook.com या जो भी डोमेन है, वो यहाँ पे डालो और क्लिक करके फिर उससे मैप कर दो। वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। आगे देखेंगे हम लोग, फिर डीएनएस के लिए एक अलग डेडिकेट टॉपिक होगा। सीडीएन का भी हमारा डेडिकेट टॉपिक है। सीडीएन का मतलब होता है जो एडब्ल्यूएस में क्लाउड फ्रंट है, क्लाउड फ्रंट की सर्विस एज लोकेशन कैशिंग के लिए जो देते हैं, उसके लिए यहाँ पे सीडीएन है। इसका सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। एक्सेस की मैंने बता दी, जब भी आप अपने स्टोरेज अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी टूल से कनेक्ट करते हो तो आपसे पूछता है स्टोरेज अकाउंट का नाम और की। तो ये नाम यहाँ से कॉपी कर देना, की यहाँ से कॉपी कर देना, आपका डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड, मॉनिटरिंग में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप आके मॉनिटरिंग कर सकते हो, देख सकते हो इनसाइट्स में क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ है। अलर्ट लगा सकते हो कि भाई कुछ डेटा कभी भी अपलोड हो तो मेरे पास मेल आ जाए। ये मैंने आपको पहले ही बताया है वीनेट और बीएम सर्विस पे, तो वो सेम ही चीज़ है, हर सर्विस पे आपको मिलेगा ये चीज़। मैं अब बात करता हूँ अभी डेटा मैनेजमेंट की। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो पहला है स्टोरेज एक्शन। ठीक है, ये क्या है स्टोरेज एक्शन का मतलब, क्या होता है कि देखो लिखा है स्टोरेज एक्शन ऑफर अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ सर्वरलेस डेटा कैपेबिलिटी अक्रॉस यूज केस एंड रोल टाइप। कि अगर आपके पास, आपको डेटा अपलोड करना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि कोई सर्वर या कोई स्टोरेज ना लगा हो उसके पीछे, उसके आगे, सर्वरलेस हो पूरा, वहां पर डेटा अपलोड हो। कभी अगर मुझे कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़े उसकी, तो मैं नहीं करूँ, वो एजोर वाले ऑटोमेटिक मैनेज करें, तो वो सर्विस भी यहाँ पे है। ठीक है, उसके लिए आपको टास्क असाइनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज का टास्क देना पड़ता है कि क्या टास्क है।
अभी हमारे पास कोई टास्क ही नहीं हमने बनाया है, वो हम लोग डेवऑप्स सर्विसेज में देखेंगे, अभी तो हम लोग बनाया नहीं कोई टास्क। तो आप टास्क बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हो रूल वगैरह देके, कि इस टाइम पे, इस टाइम से इस टाइम तक इस डेटा पे इतना, इस सर्वर पे डेटा अपलोड होता रहे, या इस स्टोरेज अकाउंट पे ये क्रॉनटैप के थ्रू, जैसे हम लोग क्रॉनटैप वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं ना, कि हर दिन या महीने में इस दिन ये डेटा कभी भी सर्वर पे आए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्व यहाँ से स्टोर हो जाए स्टोरेज पे, वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। वो भी आगे देखेंगे इसका भी, ये वाला पार्ट भी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी रिडंडेंसी। ये डीआर प्लान है, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, डीआर। अभी आपने लोकली लिया था स्टोरेज, याद करो, क्रिएट करते समय कल, इसलिए एलआरएस में सिर्फ ईस्ट यूएस दिख रहा है। अगर आप जीआरएस लोगे ना, तो आपको दो लोकेशन मिलता है। देखो, एक तो है ही यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, जियो एप्लीकेशन, और लास्ट फेल ओवर टाइम तो कुछ दिखाई नहीं रहा है, प्राइमरी एंड पॉइंट ये है, ये एंड पॉइंट्स हैं उसके। और प्राइमरी लोकेशन ये है, देखो दिखा रहा है जो, यहाँ पे एक और लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, अगर आप जोन करते हो तो एक जोन आ जाएगा। अगर मैंने जियो कर दिया, सेव कर दिया, देखना अभी यहाँ पे एक और रीजन बन जाएगा डेटा बैकअप के लिए, कि आपका डेटा यहाँ पे तो आएगा एसटीओएस में, बट बैकअप के लिए या फिर डीआर के लिए, डिजास्टर रिकवरी के लिए दूसरा लोकेशन भी आपको दे देंगे। देखो, एसटीओएस प्राइमरी अवेलेबल है। देखो प्रोग्रेस दिखा रहा है, बोल रहा है आपका डेटा अभी प्राइमरी सेकेंडरी रीजन में इन प्रोग्रेस है, जब होगा तब आपको दिखा देंगे। तो वो चीज़ है, वो आप धीरे धीरे यहाँ पे चेक करोगे तो आ जाएगा, वो अभी इन प्रोग्रेस में है। तो होता क्या है कि एक एक रीजन मान लो ये ईस्ट यूएस है, यहीं पे आप इंडिया मिल जाएगा आपको, या कोई और मिल जाएगा लोकेशन, वो एज पर देयर अवेलेबिलिटी, वो आपको एक रीजन दे देते हैं कि आपका बैकअप इस रीजन में अवेलेबल हो जाए, मतलब अपलोड होता रहेगा, ठीक है, उसके लिए है ये। फिर है डेटा प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन, जो मैंने आपको क्रिएट करते समय बताया था, कि यहाँ पे आप टाइम दे दो कि भाई 7 दिन तक डेटा अवेलेबल रहे, 2 दिन तक रहे, 3 दिन तक रहे डिलीट करने के बाद, ये वो सारी चीजें ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन, यहाँ पे रेप्लिकेशन रूल लगा सकते हो, ठीक है। क्या रेप्लिकेशन रूल, कि भाई मेरा अभी जो सब्सक्रिप्शन है वो ये वाला है, और मुझे रेप्लिकेशन करना है, अभी हमारे पास एक ही स्टोरेज है, एक और स्टोरेज क्रिएट कर लो, और उसको यहाँ पर डिफाइन कर दो। तो उससे क्या होगा रेप्लिकेशन से, कि आपका डेटा एक स्टोरेज में तो आ ही रहा है, दूसरे में भी रेप्लिकेट होते जा रहा है। ये भी एक काइंड ऑफ डीआर प्लान का ही हिस्सा है, कि मेरे पास एक फोल्डर है इंडिया नाम का, मैं उसमें कुछ अपलोड करूं तो मेरे पास एक और फोल्डर दिल्ली नाम का है, तो इंडिया में जो अपलोड करूं वो दिल्ली में भी स्टोर होता रहे। उससे क्या है, कभी गलती से इंडिया फोल्डर या इंडिया कंटेनर डिलीट हो गया, तो दिल्ली कंटेनर में चीज़ें बची हुई है, तो एक स्टोरेज क्रिएट कर लेना दूसरे रीजन में, और यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके सेव कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन रूल बन जाएगा। तो इस स्टोरेज में जो भी चीज़ अपलोड करोगे वो आपके दो फोल्डर में जाएगी, दो कंटेनर में जाएगी, एक में नहीं रहेगी, ठीक है। इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं होता, ब्लॉब इन्वेंट्री, वो बस ऐसे ही ऑप्शन है, अभी तो कुछ उसमें लाया नहीं गया, लॉन्च नहीं किया गया। ये मैंने बताया था स्टैटिक वेबसाइट के लिए कल आपको, कैसे इनेबल करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं। फिर है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, यहाँ पे आप रूल लगा सकते हो। रूल क्या, मैंने बोला डेटा रूल, ये लगा दिया मैंने, इसे नॉर्मल लिख दिया। रूल क्या लगाते हैं, कि अब देखो हमें पूछ रहा है स्कोप, दोनों पे, मतलब सभी स्टोरेज पे लगाना है, किसी एक पे लगाना है, तो आप लिमिट कर सकते हो, किसी एक पे लगा सकते हो, या फिर मैं सब पे लगा दूंगा, अप्लाई रूल फॉर ऑल स्टोरेज अकाउंट, जितने भी, सॉरी सभी कंटेनर पे, जितने भी स्टोरेज अकाउंट के जितने भी कंटेनर फोल्डर जो भी बने हैं फाइल शेयर, सबके लिए लगा दो। क्या है, कि ब्लॉब टाइप क्या है, ब्लॉब्स, ठीक है। और सब टाइप क्या होगा, बेस ब्लॉब्स। मतलब ब्लॉग टाइप, ब्लॉब्स और बेस ब्लॉब क्या होता है, कि आपका जो कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आप डेटा वगैरह अपलोड कर रहे हो, वो आपका ब्लॉब्स होता है। अप एंड ब्लॉब्स का मतलब होता है कि वो कंटेनर जो एक तो बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो रहा है, या आपने बनाया नहीं है अभी, या फिर अगर आपने बना लिया है तो उसको उसको कभी यूज करते हो कभी यूज नहीं करते,
वो ऐसा ऐसा कुछ कंटेनर, तो अपने चाहते हैं कि वो भी अ, उसका भी बैकअप वगैरह बने, इसलिए आप उसको छोड़ सकते हो, या फिर दोनों टिक कर दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करके यहाँ पे लगा दो रूल। क्या रूल है? बेस ब्लॉक्स वर लास्ट मॉडिफाइड, लास्ट मॉडिफाइड मतलब लास्ट में जो भी उसमें काम हुआ होगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है? एक दिन पहले। एक दिन पहले जो भी स्टोरेज बना है, जो भी डेटा एक दिन पहले तक स्टोरेज में था, उस डेटा को क्या बोल रहा है, डिलीट कर दो। ब्लॉक को डिलीट कर दो, डिलीट नहीं करना है। क्या करना है? हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं, मूव टू आर्काइव कोल्ड स्टोरेज एंड कूल स्टोरेज। आर्काइव का मतलब क्या होता है? डेटा आपके पास है, उसको डेली यूज नहीं करोगे, उसको आर्काइव कर दो, तो मूव टू आर्काइव पे क्लिक कर देना, ठीक है। सेकंड क्या है? मूव टू कोल्ड स्टोरेज। मतलब कोल्ड में क्या होता है कि आपने डेटा रखा हुआ है बट डेली यूज नहीं करोगे उसे, लेकिन हो सकता है कि महीने में यूज करो, या हर एक डेट बनी हुई है, आपकी स्प्रिंट चलती है कि हर 15 तारीख को उसको यूज करना है, तो फिर उसको कोल्ड में मूव कर दो। लेकिन कूल का मतलब क्या होता है? टोटली इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा। इनफ्रीक्वेंट मतलब डेटा कुछ काम का ही नहीं, मैं यूज ही नहीं करता, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है डिलीट मत करना कुछ भी, बस रखो, तो उसको कूल पे मूव कर दो, ऑटोमेटिक 30 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा वो। तो ये टाइप्स हैं, तो आप यहाँ पे लाइफ साइकिल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दो, बस आपका बन, और कंडीशन ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि एक दिन तक जो भी डेटा बना होगा उसको सबसे पहले मूव करना आर्काइव पे, फिर मूव कर देना उसको, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे तो उसको 30 दिन तक रखना, 30 दिन तक आर्काइव में रखो, 30 दिन तक। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे टाइम देना पड़ता है 30 दिन। अगेन उसके बाद जो एक दिन, उसके एक दिन पहले तक डेटा हमारे पास बचा, उसको मूव कर देना कोल्ड स्टोरेज पे। पहले आर्काइव में था, फिर कोल्ड में चला गया। फिर एक और कंडीशन लगा दो कि भाई उसको भी कोल्ड पे भी उसको कोल्ड पे मूव कर देना, वो 90 90 डेज तक कोल्ड पे रहेगा, और उसके बाद फिर लास्ट में कूल पे मूव कर देना। तो ऐसे पॉलिसी लगा सकते हो, फिर ऐड कर दो। उससे क्या होता है? डेटा आपने अपलोड किया, कुछ उसको हटाया या रखा डेटा, तो एक दिन के बाद, या यहाँ पे डाल दो 20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वो डेटा कहाँ पे आ जाएगा? आर्काइव में आ जाएगा, ठीक है। 30 दिन तक आर्काइव पे रहेगा, फिर कहाँ जाएगा? कोल्ड पे जाएगा। फिर कोल्ड में जगह रहेगा 90 डेज तक, उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद वो जाएगा कूल में, और फिर एक दिन ऑटोमेटिक चल डिलीट हो जाएगा। तो इससे लाइफ साइकिल रूल क्रिएट कर सकते हो। उससे क्या होता है? हम लोग मनी या अमाउंट सेव कर पाते हैं कंपनी का, जो डेली यूज नहीं करते हैं कभी मतलब आपने लाइफ साइकिल पॉलिसी क्रिएट कर दी कि वो तीनों टाइप के स्टोरेज में है, आर्काइव में, कूल में, कोल्ड में। वो एक स्टेप्स। फिर एंड पॉइंट, ये आपके एंड पॉइंट्स हैं, मतलब यूआरएल्स, लॉक लगा सकते हो, तो और ये मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं एजोर स्टोरेज अकाउंट में, ठीक है, जो मैंने बताए हैं। तो एक बार जो भी मैंने अभी तक बताया है, सबको गो थ्रू करो, प्रैक्टिकल करो, और ट्राई करो कि कुछ डाउट्स निकले तो मुझसे मुझसे पूछो आप लोग। तो इस तरीके से स्टोरेज अकाउंट भी खत्म। थोड़ा बहुत चीज़ें आगे आती रहेंगी इसकी, लेकिन अब हम लोग कल से बात करेंगे लोड बैलेंसर्स के बारे में।